तो क्लास 9th के हमारे जितने भी स्टूडेंट का 5 फरवरी के दिन, जी हाँ, ये वीडियो विशेष उन बच्चों के लिए जिनका 5 फरवरी के दिन एग्जाम है। और यदि ये वीडियो प्रॉपर आपने देख लिया, पूरे क्वेश्चन आप सॉल्व करके चले गए, तो ये समझ लीजिए आपका 60 से 65 नंबर पक्का मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आराम से और शांति से, सारी चीज़ों को आप समझ लीजिएगा। बाकी इसके अलावा पेपर आउट जाएगा ही नहीं, आप तो मैं जितना बताऊँ उतना आप कंप्लीट करो। चलिए, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, तो छायावाद के प्रवर्तक में 4 ऑप्शन है आपके पास सामने। छायावाद के प्रवर्तक के अंतर्गत है आपके 4 ऑप्शन है। श्री, ठीक है, श्री आपका पाधर पाठक है, सुमित्रानंदन पंत है, जयशंकर प्रसाद है, और उसके बाद में आपका यहाँ पर है, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, जिसमें से आपका राइट जो है वो है जयशंकर प्रसाद, क्योंकि छायावाद के प्रवर्तक के अंतर्गत आज माने जाएंगे। प्रेम वाटिका, ध्यान दीजिएगा, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? कबीरदास जी, माखनलाल चतुर्वेदी, केदारनाथ अग्रवाल, रसखान। तो रसखान जी जो है ना वो प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये परिभाषा किसकी है? रस से युक्त वाक्य ही काव्य है। ये बात किसने बताई थी? तो ये बताई थी हमारे आचार्य विश्वनाथ ने। ठीक है, किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता? तो अध्याय जो है ना आपका, उस अध्याय के अंतर्गत गधे को क्रोध कभी नहीं आता। माता पिता में कौन सा समास है? देखिए, माता पिता में आपका द्वंद्व समास है, जहां पर दोनों चीजें क्या हो, उत्तम हो, वहां पे आपकी हो जाएगी द्वंद्व समास। मृत्यु का तरल दूत कौन था? मृत्यु का तरल दूत जोर्स की आंधी, तेज प्रवाह से आता हुआ पानी, प्रचंड ताप, गहरा तालाब। तो देखिए, कवि के अनुसार मृत्यु का दूत कौन माना गया था? तेज गति से आता हुआ जो बाढ़ का पानी था या पानी था, उसको मृत्यु का तरल दूत माना गया। देखिए अगला देखते हैं यहां से अपन, सोने का घड़ा शराब से भरा हो। यदि सोने का घड़ा है और वो किससे भरा है? शराब से, तो भाई साहब सज्जन लोग तो उसकी निंदा ही करेंगे। तो यहां पर जाएगा सज्जन उसकी निंदा ही करेंगे। महाकाव्य में जीवन का डिटेल चित्रण होता है। महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है, विस्तृत चित्रण होता है, कुछ भी कह सकते हैं आप, संपूर्ण चित्रण होता है। सूर्य का तद्भव, देखो जो शब्द तत्सम शब्द से अर्थ बदलकर थोड़ा विपरीत बना लिया, उन्हें कहते हैं अपन तद्भव। ठीक है, तो यहां पर सूर्य का तद्भव क्या रहेगा? सूरज, सूरज राइट रहेगा। हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम नहीं जाएगा, तो हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो क्या हम भी नहीं जाएगा? तो यहां पर हम भी। प्रातःकाल दोनों मित्र को कहां बंद कर दिया गया था? तो कांजी हौज में बंद कर दिया गया था। यहां पर लिख भी देता हूं मैं। दो बेलों की कथा गद्य की विधा रचना है। दो बेलों की कथा जो है ना, गद्य की कहानी विधा की रचना है। तो यहां पर जाएगा कहानी। चलिए, पंचवटी, ध्यान दीजिएगा, पंचवटी का आपका हो जाएगा खंड काव्य। क्या है पंचवटी? एक ध्यान देना, रामचरितमानस पूछ ले, महाकाव्य। ठीक है, कामायनी भी क्या है? एक महाकाव्य है, पर लेकिन पंचवटी क्या रहेगा आपका? खंड काव्य। दो बेलों की कथा, दो बेलों की कथा कहा जाएगा प्रेमचंद। विद्यालय में कौन सी संधि है? विद्या धन आले, दीर्घ संधि। पोतोहू की पहली संतान लड़की परदादी थी। कई अंकों वाली रचना, कई अंकों वाली जो रचना है आपकी, वो क्या कहलाती है? देखिए, एक अंक है तो आपकी कहलाएगी एकांकी, और एक से ज़्यादा अंक है तो वो कहलाएगी नाटक। तो ये हो जाएगा आपका 5वां नाटक में। टोपी का विलोम शब्द जाएगा जूता, यहाँ पर जाएगा ये रहेगा, ध्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं, सत्य और असत्य समझते हैं। नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक हुई की गई है।
ठीक है, तो बिल्कुल सत्य बात है ये। रस युक्त वाक्य ही काव्य है, ये कथन आचार्य विश्वनाथ जी का है। बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है भैया, झूरी जो है गया का साला था। ठीक है, तो यह बात आपकी सत्य हो गई है, क्योंकि झूरी के साले का नाम क्या था? गया था। ये प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता आपसे कि झूरी के साले का नाम बताइए, तो गया। ठीक है, और ठीक है, तो बेटा ये बात आपकी यहाँ पर असत्य हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? देखिए ध्यान से पढ़िए इसको। अपन ने प्रश्न पूछा है कि झूरी के साले का नाम क्या था, तो गया था साला, है ना। अब यहाँ पर बोल रहा, जो प्रश्न को ध्यान से देखो, झूरी गया का साला था, झूरी तो जीजा जी था। ठीक है, तो ये असत्य हो गया भैया, है ना। ठीक है, हिमालय दीर्घ संधि का उदाहरण है। हिमालय में आपका हो जाएगा हिमालय धीम धन आलय, दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि। बिल्कुल सत्य बात है। तो ठीक है, इसके बाद में आपका आ जाएगा यहाँ पर, रिलीफ डॉक्टर ने नाव में कुत्ते को बैठा लिया था। असत्य बात है। ठीक है, असत्य है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, तो ये बात आपकी असत्य रह जाएगी। क्यों रहेगी? क्योंकि वो है शुक्लोत्तर युग के निबंधकार, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका शुक्लोत्तर। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि स्क्रीनशॉट लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी इनकी पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, सॉल्यूशन वाली पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ये पेपर वाली पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। कॉल कर लेना। ठीक है, थोड़ा बहुत चार्ज आप जमा कर दीजिएगा, यदि आप करवा सकते हैं तो। नहीं कर सकते तो यहीं पे वीडियो से आप सॉल्यूशन कर लीजिए। यदि सॉल्यूशन चाहिए तो थोड़ा बहुत तो चार्ज है। पूरी 9th क्लास का खर्चा मात्र 200 रुपये रहेगा, उसमें आपका पूरा काम हो जाएगा, है ना। चलिए, ना खाकर प्राणी क्या बनेगा? ना खाकर प्राणी बनेगा अहंकारी। ना खाकर मतलब अहम ना खाकर। ठीक है, नायक के वृहद जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है? ऐसा कौन सा काव्य जब जिसमें संपूर्ण चित्रण होगा? वो होगा महाकाव्य। सांड को देख करते ही कौन भयभीत हो गए थे? हीरा और मोती हुए थे भैया। पंचामृत में कौन सा समास है? जहां पर देखो, ध्यान दो, जहां पर गिनती आ जाए वहां द्विगु समास, द्विगु समास है। जर्नल थिमैया का चित्र किसने मंगवाया था? बहन रेनू ने। तो रेनू, लेखिका की बहन जो थी रेनू, उनने मंगाया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक है? हजारी प्रसाद जो द्विवेदी है ना, वो छायावाद युग के लेखक है। हो गया। आपको ये क्वेश्चन दे रहे हैं, इनको याद जरूर करके जाइएगा। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा बेटा। सबसे पहले है नई कविता की विशेषताएं लिखिए। नई कविता की विशेषताएं, ठीक है। इसके बाद में इसके प्रमुख कवि आपको याद करके जाना है। हो गया। मेघ आए कविता की भाषा सरल और सहज है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। देखिए, मेघ आए कविता में सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग हुआ है। उदाहरण के लिए, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली पड़ी धूल भागी घाघरा उठाए। ठीक है भैया, तो यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अगला देखना है आपको कि छायावादी काव्य की 4 विशेषताएं बताइए। इसकी जगह पे 2 विशेषताएं करना है आपको। व्यक्तिवाद की प्रधानता, इतना हो गया तो पहला, और दूसरा आपको करना है प्रगति चित्रण। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 प्रगतिवादी कवि के नाम और उनकी एक एक रचना बताना है। पहला है नागार्जुन, का जाएगा युगधारा, और केदार अग्रनाथ अग्रवाल का जाएगा युग की गंगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं आपका, कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्षा क्यों हो रही है? देखो, कोयल से ईर्षा इसलिए हो रही है
क्योंकि कवि जेल की काल कोठरी में बंद है और वहाँ उसे काली टोपी पहनने को मिली है, काला कंबल ओढ़ने को मिला है, उनके हाथों में काली हथकड़ियाँ है। ठीक है, कड़े पहरे पर पहरेदार की हुकार सुननी पड़ती है, जबकि कोयल जो है हरी भरी डाली पर स्वतंत्र रहकर उड़ती उड़ती रहती है या स्वतंत्र होकर रहती है। वहाँ सारे आकाश में कभी भी कहीं भी विचरण कर सकती है। ठीक है भैया, उसके गीतों की वाहवाही मिलती है, मतलब जो कोयल कूकू करती है उसको वाहवाही मिलती है, लेकिन किंतु कवि के रोने पर भी बंदिश है। ठीक है, तो इस कारण से कवि को कोयल से ईर्षा हो रही है। अगला देखिए, कवि रसखान की भाव सौंदर्य की दो विशेषताएं बतानी है आपको। बेटा उत्तर आपने कहीं से भी याद कर लिया हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रश्न मैंने आपको बता ही दिए हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ पर आपको देखना है सगुन। सगुन भक्ति काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं देख सकते हैं आप। शोषितों के प्रति सहानुभूति, आर्थिक व समानता पर बल, नारी शोषण के प्रति मुक्ति का आवाज। एक ही वीडियो कॉपी है और ये जो पीडीएफ है ये आपको मैं पीडीएफ भी दे दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है बेटा, बिल्कुल भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और कुछ नहीं पढ़ा है तो ये मैं जो बता रहा हूँ इन चीज़ों को कर लोगे, जिसमें आप आराम से 70 नंबर तक कवर कर पाओगे। कवि लद्दाख को घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? घर जाने की चाह का तात्पर्य है कि कवयित्री इस संसार सागर से मुक्त होकर परमात्मा से मिलने की इच्छुक है। वे ईश्वर से साक्षात्कार करने के लिए आतुर हैं। मेघ आए हैं बड़े बंठन के संवर के। कितना हो गया है? यहाँ से आप देख सकते हैं, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो ये आपका आगे आगे नाचती गाती बरियार चली, दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी, ये संदर्भ प्रश्न व्याख्या, ये संदर्भ हो गया, ये प्रसंग हो गया, ये भावार्थ हो गया। हो गया इतनी चीज़ें। देखिए दूसरा है ऊंचे काली दीवारों से के घेरे, ये हो गया संदर्भ प्रसंग और व्याख्या। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत आए तो यहाँ से करो। और अगला है कबीर ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? देखो कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताई है कि सच्चे प्रेमी से मिलने पर हृदय में सभी छल कपट मिल जाते हैं। हृदय कैसा हो जाता है? पवित्र हो जाता है। ऊंचे कुल में क्या जन्मिया, जे करनी उच ना होय, सुबरन कुलस सुरे भरिया, साधु निज्ञा सोड़। कबीरदास जी के अनुसार ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या फायदा है? तभी सार्थकता मिलती है कि जब कार्य भी श्रेष्ठ हो। संदर्भ बेटा इसका आगे पीछे हो गया, संदर्भ ऊपर करना है। प्रस्तुत साखी दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के साखी शीर्षक से लिया उतरित गया है। इसके कवि कौन है? कबीरदास जी। देखिए कबीरदास जी के अनुसार ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या फायदा है? इससे कोई ऊंचे, यदि आपने ऊंचे कार्य नहीं किए हैं, यदि उसके ऊंचे कार्य कर्म नहीं है तो वहां कभी ऊंचा नहीं हो सकता। श्रेष्ठ कार्य करने वाला ही व्यक्ति ऊंचा होता है। उदाहरण के स्वरूप यदि सोने का के कलश में मदिरा भरी हुई है तो साधु उस कलश को के सोने को ही पर भी निंदा ही करेंगे। अगला है इस संसार में सच्चा संत कौन है? सच्चा संत वही है जो पक्ष या निपक्ष विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता, वह निरपेक्ष भाव से परमात्मा का ध्यान करता है। वास्तव में सच्चा संत वही है जो हर प्राणी को दया भाव से देखे। कितनी सिंपल लैंग्वेज में बेटा है ना, बिल्कुल। आप तो अभी तक याद भी नहीं किया ना, तो एक बार दो बार पढ़ो जिसमें याद भी हो जाएगा, है ना। यहाँ देखिए कवयित्री लद्दाख द्वारा मुक्ति के लिए किए गए प्रयास व्यर्थ क्यों जा रहे हैं? हो गया। कवयित्री लद्दाख की घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? कवि का वज्र के वन, बाग और तालाब निहारने के पीछे क्या कारण है? हो गया है। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य के काव्य है। काव्य किसे कहते हैं? तो रसात्मकम वाक्यम काव्यम, इतना सा लिख देना आपको, है ना। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रस से युक्त वाक्य ही काव्य है। ये पहला है श्रव्य काव्य, दूसरा है दृश्य काव्य। अगला देखिए प्रबंध काव्य की परिभाषा और उसके भेद बताने हैं आपको। तो प्रबंध काव्य क्या है? जिसमें विषय प्रधान एवं वर्णनीय होता है, जहाँ कथा वस्तु के अनुकूल घटना का विशेष क्रमबद्ध रूप से काव्यात्मक वर्णन किया गया हो। जैसे उदाहरण के लिए महाकाव्य और खंड काव्य।
महाकाव्य में आ गया रामचरितमानस और खंड काव्य में आ गया सुदामा चरित्र। यहाँ से देखो आपका महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर हो गया है। महाकाव्य खंड काव्य में अंतर। मुक्तक काव्य की परिभाषा आपको बतानी है। रसों के नाम लिखकर आपको रसों के स्थायी भाव बताने हैं। जैसे श्रृंगार रस है तो रति है, हास्य का हास है, करुण का शोक है। इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक वाक्य उत्तर भी फंस जाएगा। अरे यार बार बार। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर देख सकते हैं। स्थायी भावों की संख्या 10 होती है, संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है। एक रस का एक ही स्थायी भाव होता है, एक रस के कई संचारी भाव होते हैं। यहाँ रस के रूप में विद्यमान रहते हैं, ये कुछ समय रहकर समाप्त हो जाते हैं। ये संचारी भाव के अंग नहीं है, ये स्थायी भाव के अंग है। 2 करना है बेटा, 2-3 बार ज़्यादा है ना। अद्भुत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। हो गया। इसके बाद में आप देखिए अगला, छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार। दोहा छंद की परिभाषा आपको देनी है। उदाहरण है यहाँ पर, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना ओबरे मोती मानस चुन। तो ये है आपका दोहा छंद का एग्जाम्पल। ठीक है, दोहा छंद जो है ना आपका एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में बेटा देखो, प्रथम और तृतीय चरण में 13 चरा होती है और दूसरे और चौथे चरण में इसमें 11-11 मात्राएं होती है, तो वो कहलाता है आपका दोहा छंद। ठीक है, तो भैया दोहा छंद समझ में आ गया है। ये दोहा छंद से बेटा एक प्रश्न भी आता है, यमक अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित देना है आपको। हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित बताना है। हास्य रस कितना सिंपल है, जब किसी काव्य को पढ़ते हैं सुनते तो हंसी आ जाती है, तो वहाँ क्या कहते हैं, उसे हास्य रस कहते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या है, उदाहरण, कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहा लेंगे गंगा, अब तो भैया कुंभ लगा है, बांदरी भी कह रही बांदर से। ठीक है, चलो नहा लेंगे गंगा, और बच्चों को छोड़ो घर में, होने दो उड़दंगा। ठीक है भैया, तो ये कवि ने पीपल को बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है, क्योंकि बड़ा बुजुर्ग की आयु लंबी होती है और पीपल की आयु भी लंबी होती है। जो घर में बूढ़ा बुजुर्ग होता है उसे क्या कैसे कहते हैं, जिसकी लंबी आयु होती है, जिसको भारतीय हिंदू समाज में इसकी पूजा भी होती है। बहुत से लोग इसे जल चढ़ाकर आरती देते हैं। पीपल वातावरण को शुद्ध करता है, प्राणवायु प्रदान कराता है, इन्हीं सब कारणों से इसे बड़ा बुजुर्ग कहा गया है। सिंपल है बेटा, पढ़ोगे जिसमें याद तो देखो मेहनत करनी पड़ेगी, क्वेश्चन में बता रहा हूँ, अब याद करो ना करो तुम्हारी मर्जी। अब बेटा 5 है तो 5 थोड़े अंतर करने, नाटक एक अंक की अंतर करना, 2 अंतर करने, 3 कर लो जाना जाना, बस खत्म हो गया। अरहर और सनाई के खेत में कवि को कैसे दिखाई देते हैं, हो गया इतना। जीवनी और आत्मकथा में अंतर, कहानी और उपन्यास में अंतर आपका देख लीजिए। गांव को मरकर डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है। रिपोतार्ज से आप क्या समझते हैं, हो गया। रिपोतार्ज के बाद में जाए गद्य की प्रमुख विधाएं। यहां से अगला देखिए आपका ये, लेखक प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषता बतानी है। 2 विशेषता बतानी बेटा, 2। देखिए, लेखिका महादेवी वर्मा उर्दू एवं फारसी क्यों नहीं सीख पाई। यहां से ध्यान देना, ये क्वेश्चन आ रहे हैं ना ये। ठीक है, प्रेमचंद के साहित्य की 2 विशेषताएं करना है, कहीं से भी कर लिया, उत्तर सरल कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। मुंशी प्रेमचंद की 2 रचनाएं करनी है और उनकी साहित्य में स्थान देना है। हरिशंकर परसाई की 2 विशेषताएं करनी, देखो महादेवी वर्मा की 2 रचना और उनका साहित्य में स्थान लिखना, तो ये महादेवी वर्मा का हो जाएगा। यहाँ पर देखो आप, इसके बाद में ये समास कितने प्रकार के होते हैं, संधि और समास में अंतर,